Hi friends, I am Asutosh Ranjan. You are most welcome in ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग इंडिया और नेपाल के बीच जो डिस्प्यूटेड मुद्दा काला पानी का है, जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और काला पानी से संबंधित जो भी विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम काला पानी के लोकेशन या अवस्थिति के बारे में बातचीत करें तो जो काला पानी क्षेत्र है, बेसिकली ये उत्तराखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में मौजूद है। मतलब इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 372 वर्ग किलोमीटर का एक विवादास्पद क्षेत्र है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है। इसको काला पानी क्षेत्र को हमने अलग से भी बनाया है। ये काला पानी है, इसके ईस्टर्न पूर्वी भाग में लिपुलेख की अवस्थिति है और इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उत्तर पश्चिमी भाग में लंबियाधुरा की अवस्थिति है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये बेसिकली काला पानी का क्षेत्र है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में मौजूद है। अभी हम देखेंगे कि जो काला पानी का ये जो क्षेत्र है, इस पे प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारत का नियंत्रण है। तो फिर हाल फिलहाल में विवाद का मुद्दा क्या है? वास्तव में दो ऐसे मुद्दे आए कि जिसने इस काला पानी के विवाद को जन्म दिया। बेसिकली पहला तो यह था कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत के प्रशासनिक मानचित्र में परिवर्तन आया और उस प्रशासनिक मानचित्र में जो पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर का राज्य था, उस राज्य के स्थान पे दो केंद्र शासित बनाया गया। एक यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख, दूसरा लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश। और जब 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर राज्य के स्थान पे जब दो केंद्र शासित प्रदेश आए, तो अंततः उसको प्रदर्शित करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक नया मानचित्र लाया गया। अंततः नेपाल सरकार ने उस मानचित्र पे अपनी आपत्ति व्यक्त किया, लेकिन भारत ने भी अपना तर्क दिया। जो सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल सर्वेयर गिरीश कुमार, उन्होंने बताया था कि वास्तव में जो नया मानचित्र बना है, ये पिछले मानचित्रों से भिन्न नहीं है। मतलब जैसा 2018 का मानचित्र है, 2017 का मानचित्र, 2016 का मानचित्र है, वही मानचित्र है। मतलब मानचित्र के बाहरी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया। हाँ, इंटरनली जो जम्मू कश्मीर राज्य है, उस राज्य के स्थान पे दो केंद्र शासित बनाए गए हैं। मतलब कि क्षेत्रफल में 1 मिलीमीटर क्षेत्रफल में भी परिवर्तन नहीं किया गया। सारी चीजें सेम है, केवल इंटरनली जो जम्मू कश्मीर राज्य था, उसके स्थान पे दो केंद्र शासित बनाया गया। इस संदर्भ में भारत ने अपना पक्ष रखा। और हाल फिलहाल में अभी रिसेंटली मई महीने में ही भारत के विदेश मंत्री राजनाथ सिंह ने जो लिपुलेख दारचूला लिंक रोड है, उसका उद्घाटन किया। उस संदर्भ में भी नेपाल ने अपनी आपत्ति व्यक्त किया और ये बताया कि बेसिकली ये नेपाल का क्षेत्र है। और इस संदर्भ में नेपाल की सरकार ने नेपाल में विद्यमान भारत के राजदूत को तलब किया और इस बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा। और इस संदर्भ में नेपाल में हाल फिलहाल में आंदोलन भी चल रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो काला पानी, लिपुलेख और लंबियाधुरा का जो विवाद है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, भारतीय दृष्टिकोण से उसका क्या महत्व है, और अंततः ये जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को हम किस तरह से निराकरण कर सकते हैं। तो यदि इसको सही तरीके से समझना होगा तो हमें चलना पड़ेगा द ट्रीटी ऑफ सुगौली की संधि पे चलना पड़ेगा। ये बेसिकली 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच हुआ था। बता दें कि ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच 1814 से लेके 1816 तक एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अंततः ब्रिटिश इंडिया ने नेपाल को पराजित किया और पराजित करने के बाद ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच जो ट्रीटी हुआ, उसी ट्रीटी को द ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816, मतलब सुगौली की संधि 1816 के नाम से जाना जाता है। और उसी ट्रीटी ऑफ सुगौली में यह निर्धारित किया गया
कि नेपाल सिक्किम पे अपने प्रभुत्व को त्याग देगा। इसके अलावा जो कुमायूं और गढ़वाल का क्षेत्र होगा ये भी भारत का क्षेत्र होगा। और कुमायूं और गढ़वाल का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में महाकाली नदी को या काली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा मान लिया गया। तो ये तो द ट्रीटी ऑफ सुगौली था। अब हम देखेंगे वास्तव में समस्या का जो मूल है, देखा भी हम लोगों ने कि जो काली नदी है इसको उत्तराखंड के साथ जो भारतीय सीमा लगती है उसी को भारत और नेपाल के बीच सीमा मान लिया गया। और मुख्य समस्या यह आती है कि कोई भी नदी हो जब किसी स्थान से निकलती है तो कभी कभी ये संभावना रहती है कि वो कई छोटे छोटे स्ट्रीम्स निकले, कई छोटे छोटे धाराएं निकलती हैं और अंततः मिलके एक बन के एक बड़ी नदी के तौर पे निकलती है। उसी तरह से दिखाई देता है कि वास्तव में जो काली नदी है उसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट उद्गम बिंदु है, एक उद्गम बिंदु लेकू लेक से होता है और एक उद्गम इसका लंबिया धुरा से होता है। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका मुख्य जो उद्गम क्षेत्र है वो लिपू लेक है। इस तरह से लिपू लेक, काला पानी और जो लंबिया धुरा वाला क्षेत्र है ये वास्तव में ये भारत के बाउंड्री के भीतर आता है। लेकिन नेपाल ने अपना दावा प्रस्तुत किया कि जो काली नदी की जो उद्गम लंबिया धुरा है यही काली नदी का मुख्य उद्गम स्थल है। और यदि लंबिया धुरा को काली नदी का उद्गम क्षेत्र मान लिया जाएगा तो वैसी स्थिति में काला पानी और लिपू लेक क्षेत्र नेपाल के भाग हो जाएंगे। इस आधार पे नेपाल ने अपना दावा प्रस्तुत किया। अब हम देखेंगे कि वास्तव में हमने स्पष्ट भी किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी नदी के कई उद्गम के तौर पर कई स्ट्रीम्स निकलते हैं, धाराएं निकलती हैं और अंततः सारी धाराएं मिलके आपस में एक बड़ी नदी की रचना करती है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो काली नदी की जो ब्रांच लिपू लेक से निकलती है वही इसकी मुख्य ब्रांच है, वही इसका उद्गम क्षेत्र है। और इस दृष्टिकोण से जो लिपू लेक, काला पानी और लंबिया धुरा का क्षेत्र है ये वास्तव में भारतीय संप्रभुता का भाग है। अब हम देखेंगे कि इस विवादास्पद मुद्दे को जो हाल फिलहाल में नेपाल द्वारा उठाया गया इसके मूल में क्या है। पहली बात तो यह है कि हाल फिलहाल में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में। और पिछले कुछ समयों में जो वहां की कम्युनिस्ट सरकार है वास्तव में आर्थिक विकास, रोजगार, अन्य मुद्दों पे काफी असफल रही, जिसका परिणाम था कि सरकार के प्रति नेपाली जनता के मन में एक आक्रोश की भावना भी थी। और दूसरी तरफ इस सरकार के माध्यम से चाइना भी अपनी लगातार नेपाल में पैठ बना रहा है। अंततः इसी बात को ध्यान में रख के मुद्दों को मोड़ने के लिए नेपाल की सरकार ने इस मामले को उठाया और जिसका परिणाम हुआ कि नेपाल में इस मुद्दे को लेके धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो मूलतः हाल फिलहाल में जो सरकार है उस पे जो चीन का इंटरफेयर है और साथ ही साथ जो अपनी असफलता है उस असफलता को छुपाने के एक साधन के तौर पे ही वहां की हालिया सरकार ने इस मुद्दे को उठाया। अब मूल मुद्दा है कि जो काला पानी क्षेत्र का जो विवाद है उस विवाद का निराकरण कैसे किया जाए। तो निराकरण के लिए हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पे और साथ ही साथ हमने बताया भी कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जो काली नदी की जो स्ट्रीम ब्रांच जो लिपू लेक से निकलती है वही इसकी मेन लिपू है। इसका मतलब यह है कि कोरोना के समापन के बाद इस मुद्दे पे बातचीत होना चाहिए और म्यूचुअल टॉक के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से ऐतिहासिक साक्ष्यों और भौगोलिक साक्ष्यों के आधार पर निश्चित तौर पर इस समस्या का निराकरण किया जा सके और निश्चित तौर पर यह भारत का ये भाग है। अब हमारा प्रश्न ये है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण कैसे है भारत के लिए। तो हम बता दें कि जो
कालापानी, लिपुलेख और लंबिया धुरा वाला क्षेत्र हमने बताया भी कि लगभग 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है और जो बेसिकली 3 देशों के ट्राई जंक्शन में मौजूद है। मतलब इसके पूरब और दक्षिण में नेपाल की अवस्थिति है तथा उत्तर में जो चाइना का ऑटोनॉमस तिब्बत रीजन है उसकी अवस्थिति है। मतलब जिस तरह से भारत के लिए पूर्वी फ्रंट पे डोकलाम महत्वपूर्ण है, उसी तरह से उत्तराखंड के फ्रंट पे कालापानी भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भी इस विवाद को सॉल्व करने की आवश्यकता है। और फिर भारतीय दृष्टिकोण से बात करें तो 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था, तो अटैक करने के बाद ही भारत ने यह महसूस किया था कि जो चाइना की सीमा है उस पे विशेष गतिविधियां चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1962 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया ताकि सीमा पे तरह तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके, सड़कों का निर्माण किया जा सके। और उसी के बाद से लगातार आईटीबीपी की उपस्थिति बनी है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हाल फिलहाल में जैसा कि पैंगोंग झील के मामले में हम लोग देखा, डोकलाम के मामले में देखा, चाइना की नीतियां कुछ ज्यादा ही आक्रामक होती है। और साथ ही साथ जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हाल फिलहाल में चाइना ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम किया है। इसलिए भी हमारी उपस्थिति आवश्यक है ताकि यहाँ पे उपस्थित होके हम आसानी से जो चाइनीज सेना की गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पे हम पैनी नजर भी रख सकते हैं। और साथ ही साथ ये स्थल मार्ग से भारत और जो चीन का तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है वो व्यापार करने का एक पॉइंट भी है। और साथ ही साथ ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसके लिए एक नियरेस्ट रास्ता भी उपलब्ध कराता है। तो ये हम लोगों ने कालापानी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत किया जो हाल फिलहाल में काफी चर्चित मुद्दा है।